उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का रिजल्ट आ चुका है। 2022 के रिजल्ट में बच्चों ने अपनी सहभागिता दी, जिसमें सोनभद्र में ओबरा के शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज की मानविकी वर्ग की बेटियों ने भी अच्छे अंक हासिल करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया है। मानविकी वर्ग में बाबिया खातून को 500 में 377 अंक मिले हैं, जो 75.4 है। वहीं दूसरे नंबर पर संध्या पटेल है, जिसको 500 में 366 अंक मिले हैं, फीसद है 73.2। शिल्पी दत्ता है तीसरे नंबर पर, जिसको अंक हासिल हुए हैं 352 500 में, और आपका फीसद है 70.4। हम अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने श्रम किया और अच्छा अंक मिला। हम सबसे पहले बाबिया से ही बात शुरू करते हैं। बेटी बाबिया, आप मुझे ये बताओ, आपको जो अंक मिले हैं हाँ। उससे आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि कॉपियों के मूल्यांकन में आपको नंबर कम मिले हैं या जो आपने लिखा था उसके हिसाब से मिले हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, अगर कॉपियों के मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो हाँ, थोड़े बहुत कम हुए हैं। हिस्ट्री और जैसे कि ये हो गया शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन जिसे कहते हैं, उसमें सही है, और बाकी में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है। हो सकता है जैसे कि काफी भरने में थोड़ा मतलब वर्ड में थोड़ा मतलब जितना बोला गया था उतना ही हम लिखे थे, हो सकता है उसमें थोड़ा ज्यादा ना लिखे हो, इस वजह से भी हो सकता है। और थोड़ा स्केच वगैरह का यूज कर दिए थे तो इस वजह से हो सकता है, कर सकता है। कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि कॉपियों को मूल्यांकन में जो आपको नंबर मिले हैं लगभग आप संतुष्ट हैं, लेकिन इससे अधिक अंक मिल सकता था। हाँ, मिल सकता था। हाँ, मिल सकता था। अब यही सवाल हमारा बेटी संध्या से है। आप बेटा बताओ कि आपको जो अंक मिले हैं क्या आप उससे संतुष्ट हो या इससे अधिक आपको अंक मिलने चाहिए थे? सर, जिस हिसाब से हम कॉपी लिखे थे, जहाँ तक हमको लगता है मतलब थोड़ा सा और मिलना चाहिए था, या फिर हो सकता है कि जो टीचर डालते हैं उनको ना लगा हो कि मतलब कि उनके हिसाब से अगर उनको मटेरियल ना मिला हो तो वो मतलब नंबर में अपने हिसाब से दिए हो, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है थोड़ा सा और मिलना चाहिए था। नहीं, हम आपकी बातों से पूरी तौर पर सहमत हैं। और विशेषकर बेटा होता क्या है कि अभी मेरिट हम देख रहे थे, चाहे यूपी, पूरे यूपी का देख लें या जनपद वार की जो मेरिट देख लें, उसमें विज्ञान वर्ग के बच्चों का नाम कुछ ज़्यादा ही आता है। उसके पीछे हमने समझा है चूँकि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं उनके और प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके जुड़ जाते हैं, इसलिए उन लोगों को अंक ज़्यादा मिल जाता है। जबकि मानविकी वर्ग में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री न होने के कारण, बायोलॉजी न होने के कारण बच्चों को नंबर कम मिलता है। अन्यथा इसी तरह से अगर प्रैक्टिकल के विषय होते मानविकी वर्ग में जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर मिलते तो हमारे बच्चे भी अच्छा कर सकते थे और उन्हें और अच्छा अंक मिल सकता था। यही सवाल बेटी शिल्पी से है हमारा कि आप बताइए कि आपको जो अंक मिले हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ सर, हम अपने अंक से संतुष्ट हैं, लेकिन ये है कि हम थोड़ा और इकोनॉमिक्स में अगर कर सकते तो अच्छा आता मेरा। हाँ, इकोनॉमिक्स थोड़ा अच्छा करते तो और अच्छा आ सकता था। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में थोड़ा कट गया है, शायद वो मेरी फॉल्ट होगी कि टीचर तो अच्छा ही चेक करते हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा भी है कि साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों में और मानविकी वर्ग के विद्यार्थियों में एक मूलभूत अंतर होता है कि मानविकी वर्ग के विद्यार्थी दूसरे की कमी निकालना नहीं पसंद करते। वे खुद अपने अंदर देखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, और ये अच्छी भी बात है। आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को यह चाहिए भी कि खुद अपनी समीक्षा करें और उसमें जो सुधार हो सके करें। फिर से दूसरा प्रश्न है हमारा बाबिया से कि बेटा आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई तो ज्यादा घंटे करते थे, जैसे कि ऐसे रहेगा तो 4-5 घंटे ऐसे करते थे रेगुलर, और पेपर के दिन जैसे कि मॉडल पेपर लगाना और सॉल्व करना उसे, और कम से कम 8 घंटे लग जाते होंगे। ये 4-5 घंटे आप घर पे बता रहे हैं ना कि कॉलेज का भी समय उसमें ले रहे हैं? नहीं, नॉर्मल जैसे कि 5 घंटे ऐसे, और एग्जाम के टाइम 8 घंटे, ये बोला। जी हाँ, तो आप जो 4-5 घंटे 6 घंटे जो आपकी पढ़ाई होती थी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आगे की कक्षाओं में अपने की पढ़ाई का समय और बढ़ाएंगे? नहीं, बढ़ाएंगे जरूर।
बढ़ाएंगे। और यही सवाल हमारा बेटी संध्या से है। आप बताओ बेटा। सर रेगुलर अगर देखा जाए तो सर 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, और जब एग्जाम आता था तो मतलब उतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ते थे, जैसे पढ़ते थे 5 घंटा हुआ, और रेगुलर बेसिस पे जैसे कि क्वेश्चन हुआ या फिर गूगल से देख के क्वेश्चन या फिर पुराना क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन मतलब देख के पहले से ही सब कुछ मतलब रेडी करके रखते थे, एग्जाम टाइम पे बस रिवीजन कर लेते थे। तो स्वाभाविक है कि परीक्षा के समय में सभी विद्यार्थियों के पढ़ने का जो समय होता है बढ़ जाता है, और बढ़ भी जाना चाहिए। और यही प्रश्न हमारा शिल्पी दत्ता से भी है। बेटी बताओ। आप बताओ। सर मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं था टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या नाम है स्टडी करते थे। मतलब कभी किसी सब्जेक्ट में क्या नाम है ज्यादा फोकस अगर समझ में आता था थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाता था, तो ऐसे ही बेसिक था लगभग मतलब 2 और 3 आवर्स, और एग्जाम टाइम में क्या नाम है बढ़ गया था वो मॉडल पेपर सॉल्व करना और ये सब। जी जी। बाबिया, आपका टारगेट क्या है? पढ़ लिख करके आपको क्या करना है? मेरा टारगेट है राइटर बनना। राइटर, लेखक का काम तो किसी प्रमुख पदों पर रहते हुए भी किया जा सकता है। पोएट्री लिखने का काम, राइटिंग का काम, या फिर हम कहें नाटक का काम, इस तरह की चीजें तो किसी पदों पे रह कर के भी राइटर आज के तारीख में हमें नहीं कहते, लेकिन रोजी रोजगार के लिए व्यावसायिक दृष्टि से क्या आप राइटर ही बन करके इस ओर जाएंगे, या इसके अलावा कोई और भी टारगेट है आपका? अगर राइटर नहीं तो फिर टीचर। हाँ, नहीं, राइटर तो चल सकता है साथ में। जैसे जो लेखक है, टीचर होगा तो भी राइटर हो सकता है, हाँ आईएएस आईपीएस होगा तो भी राइटर हो सकता है, इंजीनियर डॉक्टर है तो भी राइटर हो सकता है। हाँ लेखन कला कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने पदों पर रहकर भी यह कार्य कर सकता है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। और यही सवाल हमारा संध्या से है। बेटी, आपका क्या लक्ष्य है पढ़ लिख करके? सर मेरा लक्ष्य है सिविल सर्विस बन के जो हमारा समाज है उसके लिए कुछ करने का। जी जी। तो समाज में किस तरह का? जैसे समाज में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्रभावित करती है कि आप सिविल सेवा में आकर के समाज के उस क्षेत्र में विशेष काम करेंगी? सर एक तो सर महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट और एक बच्चों के एजुकेशन के लिए। वेरी गुड। महिला सशक्तिकरण और बच्चों के डेवलपमेंट पे अच्छा है। और शिल्पी, आप बताओ आपका। सर मेरा तो ऐसे टीचिंग चूज किए हैं, बट क्या नाम है अगर मुझे और मौका मिला तो मैं क्या नाम है अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूंगी। अपने समाज के लिए? यस सर। हाँ, समाज के लिए कोई भी कार्य, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई सिविल सेवा में हो, टीचर हो, हम सबका दायित्व बनता है समाज के लिए करें और देश के लिए करें। एक और चीज है जो आप लोगों को यह अंक मिले हैं, इतना अच्छा अंक मिला है, तो बाबिया बताओ इसका श्रेय आप किसको दोगे? इसका श्रेय तो हम अपने आप को पहले जी। और अपने खुदा को देना चाहेंगे बेसिकली, क्योंकि जो होता है अगर कम आए या अच्छा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है तो उन्हीं के हाथों में होता है। जी जी। कुछ भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ ना कुछ उसके पीछे मेन रीजन होता है। अगर आज कम है तो इंशाल्लाह अगर आगे भी और अच्छे आएंगे अगर ज्यादा मेहनत करेंगे। दो चीजें आपकी बातों से स्पष्ट हो गई। एक तो विश्वास करना अपने इष्ट देव के ऊपर, और दूसरा अपने कर्तव्यों का बोध होना, श्रम करना, मेहनत करना। संध्या बेटी, आप बताओ कि जो आपको जो अच्छे अंक मिले हैं। सर हम इसका श्रेय सर अपनी मम्मी को देंगे। जी जी। और इसका तो सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जैसे घर में अगर कोई भी काम नहीं रहता है तो मम्मी जैसे उसका हमारे ऊपर नहीं डालते कि आप करिए, उनका ये रहता है कि आप पढ़िए, एग्जाम का टाइम है या फिर कोई भी टाइम वो हमें फ्री रखती है कि आप अपना पढ़ने पे फोकस करिए। और सर दूसरा हम देते हैं अपने टीचर को। जी जी जी, निश्चित तौर पर उन्हीं के कारण हमारा मार्गदर्शन हुआ है। जी जी जी। और सबसे प्रमुख बात है कि घर परिवार में पढ़ने का माहौल तो चाहिए ही। माहौल मिलेगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, विद्यार्थी पढ़ पाएंगे। तो पारिवारिक माहौल की पृष्ठभूमि और शिक्षक
शिक्षक का तो मूल कार्य ही है बच्चों को मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, उनको बताना। भाभी आप बताओ कि गुस्सा किस बात पे आता है आपको? गुस्सा अगर किसी चीज का मतलब टाइम फिक्स ना हो, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो किसी का काम भी हो, अगर किसी भी चीज का जैसे कि कुछ पढ़ रहे हैं, अगर टाइम फिक्स नहीं, फिर अचानक से वो फिर तो थोड़ा गुस्सा लगता है इस बात पे, थोड़ा इस वजह से। नहीं, समय प्रबंधन तो चाहिए ही। हाँ टाइमिंग का इसलिए। जिसने, समय का हाँ जिसने ख्याल किया, समय उसका ख्याल करता है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जो समय का ख्याल नहीं करता तो फिर समय उसके साथ अच्छा नहीं कर नहीं। कर पाता। समय का तो ख्याल रखना ही चाहिए। और आप बेटी संध्या बताओ, किस बात पे गुस्सा आता है आपको? और और अगर ऐसे कोई बात या फिर कोई विषय है तो उससे दोनों पहलू का बात सुनना चाहिए। हर चीज का जैसे कहते हैं कि दो पहलू होता है, तो किसी भी एक चीज को सुन के निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम्म। और अगर हाँ। तो मतलब उस पे लगे रहना चाहिए। हम्म। कहीं और अगर सर मतलब गुस्सा एक ऐसा है ना कि मतलब करना नहीं चाहिए। अगर बात अलग है कि सिचुएशन के टाइम अगर आपको आ जाए तो फिर क्या कुछ नहीं कह सकते। हम्म, हम समझ सकते हैं कि कहीं कोई बात है तो दोनों पक्षों की बातों को, या जितने भी पक्ष हैं उन सारे पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद किसी नतीजे पहुंचना चाहिए। जी मुझे लगता है यही आप कहना चाह रही हैं। और बेटी शिल्पी आप बताओ। यस सर। सर सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब थोड़ा गुस्सा आता है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम रिलेटेड। हम्म। यस सर। तो टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट को लेकर तब थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट उसे काम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हम्म, अपने आप को शांत करके आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। और बाबिया, बोलिए। बाबिया आप मुझे बताओ कि इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप क्या बताओगे, क्या कहोगे? क्या क्या चीज? देश की सबसे बड़ी समस्या, प्रॉब्लम क्या है? अभी के तौर पे देश की सबसे बड़ी समस्या तो ये धर्म विवाद है, जैसे कि धर्म पे कई सारा विवाद हो रहा है, झगड़े फसाद, ये सब फालतू की चीजें जो हो रही हैं ये है। जी। अच्छा संध्या आप बताओ, सबसे बड़ी समस्या देश की। सर अभी देश में सबसे बड़ी समस्या तो सर पहले कोरोना थी, लेकिन अब उसका जैसे कि प्रकोप कम हो गया। हम्म। और अभी जैसे सांप्रदायिकतावाद हुआ, और अभी जो अग्निवीर जो ये शुरू किया गया है हमारी सरकार द्वारा, इसको मतलब लाने का प्रयास किया गया, इसके मतलब इसके बारे में जो दंगा फसाद है वो भी अभी मेन कारण है। इससे सर अराजकता फैलती है। अराजकता फैलती है। हाँ, एक बात, हाँ शिल्पी आप बताइए, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर हमारे देश की तो सबसे बड़ी समस्या करप्शन है। सर भ्रष्टाचार। हाँ, हमेशा टॉपिक तो चेंज होता रहता है हम लोग का, कभी कोरोना आ जाता है या फिर कभी धर्म के नाम पे, लेकिन करप्शन एक ऐसा बड़ा टॉपिक है जो कभी हमारे देश से खत्म ही नहीं होता। तो सर हमको लगता है करप्शन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश को नष्ट करने में। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। और हमारे बच्चे इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वास्तव में कोई धर्म है तो उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अगर कहीं विवाद है, झगड़ा है, फसाद है, दंगा है या अराजकता है, तो उसे हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म के अलावा कुछ और भी उसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि धर्म में कहीं किसी के उत्पीड़न की बात नहीं है, किसी को परेशान करने की बात नहीं है, परोपकार की बात है, मदद करने की बात है, एक दूसरे के ख्याल करने की बात है। धर्म के नाम पर लोग भले लड़ते हैं पर वह धर्म नहीं होता, बल्कि कुछ और होता है। इन दिनों देश में सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती की बात चल रही है, सैनिकों की भर्ती की बात चल रही है। बाबिया आप बताओ, भारत सरकार जो अग्निवीर के रूप में सैनिकों को शामिल करने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या राय है? अग्निवीर? लगता है अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं। नहीं। कोई बात नहीं। संध्या बेटी आप बताओ, आपको भी लगता है इसके बारे में भी ध्यान नहीं है। शिल्पी हाँ यस सर। हाँ बताओ। हाँ सर, ये शायद ये जो टॉपिक जो भारत सरकार हम लोग के लिए लाई है, मतलब देश के लिए, सर ये सही हो सकता है, लेकिन क्या नाम है, इससे पहले जो सेना में भर्ती मतलब एग्जाम दिए हैं और जो पास हो चुके हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। मतलब उनकी एज भी बहुत आगे बढ़ गई है, क्या नाम है ये सर।
कोरोना काल के चलते। हाँ, कोरोना काल की वजह से, और उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हुए सर। बहुत सारे बच्चे क्या नाम है कर्ज ले लेके पढ़ाई करते हैं, और अब वो 15 साल से ही शुरू कर देते हैं, और एज भी सर क्या नाम है सरकार ने क्या नाम है फिक्स कर दिया है, तो इसी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर वो सरकार चाहे तो इतने जो मतलब ये कोरोना काल में जितने भी बच्चों को क्या मतलब छूट दी कि आगे से अगर वो शुरू किया जाए तो शायद सही होगा वो, क्योंकि हमको लगता है कि सारे देश में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने देश के लिए प्रति मतलब सेना में उन्हें जाना चाहिए। तो ये अच्छा भी है, लेकिन उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो पहले कोरोना काल से पहले एग्जाम दे चुके हैं। निश्चित तौर पर सेना में अभी जो बात चल रही है 4 साल, अभी बढ़ाने की बात चल रही है, हो सकता है 5 साल भी कर दें। 17 से 21 की बात चल रही है, 22-23 की बात चल रही है, कितने एज में इनकी भर्ती होगी। और तात्कालिक तौर पर जैसे वेतन दिया जाता है दिया जाएगा, और जब 4 साल में जब इनको मुक्त किया जाएगा सेना से, उसमें 25% रेगुलर फिर कर लेंगे, आगे के लिए चयन कर लेंगे जो बेस्ट होंगे, और उस दौरान इनको लगभग 15 से 20 लाख रुपए मिलेंगे। और चूंकि ताकत युवाओं के पास होती है, किशोरों के पास होती है, और जैसे अपने जो संसार में विकसित देश हैं वहां पर इस तरह के लोग हैं, मजबूती के साथ देश की सुरक्षा करते हैं। और बाबिया, एक लाइन का कोई संदेश दो विद्यार्थियों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए, कोई एक संदेश आपसे कहा जाए कोई संदेश देने के लिए, आप बताओ क्या संदेश दोगे? पहली बात तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हम्म। खुद पर भरोसा रखकर कोई काम करना चाहिए, क्योंकि अगर खुद पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो वो काम अंजाम तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है बेटी संध्या। संध्या, लगता है नेटवर्क से। शिल्पी। हाँ हेलो, ये सर। हाँ बताओ कोई हाँ संदेश। सर, पहला तो अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। और क्या नाम है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट भी हो रहा है हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे घर को, तो उसे सॉल्व करने की एक साथ मिलके क्या नाम है हम लोग, या फिर फैमिली में तो एक साथ मिलके हम लोग सॉल्व कर सकें। और या फिर सोसाइटी का है तो सोसाइटी की प्रॉब्लम हम सारे सोसाइटी में मिलके सॉल्व करें, तभी जाके हमारा देश धीरे धीरे डेवलप्ड होगा। आप बाबिया खातून, संध्या पटेल और शिल्पी दत्ता तीनों को बधाई देते हैं। ये हमारी तीनों बेटियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में प्रतिष्ठित विद्यालय शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज की हमारी बालिकाएं हैं, मानकी वर्ग की कक्षा वर्ग की, जिनको बाबिया को 75.4%, संध्या पटेल को 73.2% और शिल्पी दत्ता को 70.4% अंक मिले हैं। बेटी आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों को उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।